मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। एक शोषित वंचित दबा कुचला वर्ग जो रहा है उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष जब कोरोना का इम्पैक्ट था तब हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो $676 बिलियन पहुंचे थे मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश आपके सांसद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ प्रोग्राम पे हैं बेहद ही खास मेहमान, केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल जी। मैम, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैम, हम सब जानते हैं आप अपना दल एस का नेतृत्व करती हैं। लगातार हम विमेन इन लीडरशिप, विमेन इन पॉलिटिक्स, उस पर ना सिर्फ भारत में पूरे विश्व में एक डिबेट है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि किस तरह का एक्सपीरियंस है एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड करना। मुझे लगता है कि आज अगर हम भारत की ही बात करें तो शायद कुछ चुनिंदा राजनीतिक दल ऐसे बचे हैं जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है जी। तो उस नज़रिए से मैं कहूँ तो मेरी खुशनसीबी है और साथ में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अपना दल का इतिहास पुराना है। 1995 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने इस दल की स्थापना की और पिछड़ों, कमज़ोरों के लिए, शोषितों के लिए लंबा संघर्ष किया। आज मेरे हाथों में इस दल की बागडोर है और मेरी कोशिश रहती है कि ज़मीनी स्तर पे एक पार्टी की प्रक्रिया रही है, एक परंपरा रही है, ज़मीनी स्तर पे लोगों से जुड़े रहना, उनके बीच में उपस्थित रहना, उनके मुद्दों को करीब से जानना और उन्हें, चूँकि हमारी आज उपस्थिति विधानसभा में है, लोकसभा में है, तो उसे वहाँ पर एक आवाज़ देना। तो ये काम कठिन भी है, चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन रुचिकर भी है। इसमें एक अपना आनंद भी है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। बड़ी आबादी, बड़ा क्षेत्रफल, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें, हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल 100 सीटों का है, राज्यसभा में हमारी सीटें हैं। तो इतने बड़े प्रदेश में अपने दल को इतनी सामाजिक विविधताओं के बीच में चलाना, ये अपने आप में एक अनुभव है। अनुभव ऐसा है, लेकिन चैलेंजेस कैसे हैं मैम? चैलेंजेस बहुत आते हैं क्योंकि छोटे दलों को अगर आप देखिए तो उनके लिए संसाधनों का अभाव एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बीच में छोटे दलों की जो विजिबिलिटी होती है उसको बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और चूँकि मैंने कहा कि ज़मीनी स्तर पे जाके काम करना होता है, तो ऐसे में संसाधनों का जो अभाव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कठिनाई ज़रूर लाता है। लेकिन उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी आपके सफ़र के बारे में। शुरुआत ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश से हुई, फिर दिल्ली में, भारत की संसद में 2 बार आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहीं, अभी आप MOS है कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। ऐसे में अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करना, ऐसे लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना, मैं मंत्रालय की बात करूं उससे पहले जानना चाहूँगी पार्लियामेंट में आपने अपने लोगों के लिए किस तरह के मुद्दे उठाए? मैंने आपको बताया कि हमारी पार्टी, अपना दल ने अपनी स्थापना के समय से हमेशा से जो एक मेन स्ट्रीम से अलग थलग एक तबका रहा है समाज का, एक शोषित वंचित दबा कुचला वर्ग जो रहा है, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है वो न्यायपालिका में उनकी भागीदारी का है, जिसे मैं निरंतर संसद में उठाती आई हूँ अनेक मौक़ों पर। क्योंकि अगर आप देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक की कहानी देखिए, आज लाखों करोड़ों की संख्या में मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या नहीं है, निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक। तो आम जनमानस जो न्याय चाहता है, अपने मुकदमों का निपटारा चाहता है, उसका समय, उसकी ऊर्जा, सब कुछ नष्ट हो रहा है, यहाँ तक कि उसका धन भी। तो हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि न्यायपालिका में देश के कोने कोने से लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो और देश के कोने कोने में हर परिवार के अंदर जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो चुनकर आए, न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में सम्मिलित हों, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश हों और आम जनमानस को न्याय मिले। तो इस मुद्दे को मैं बहुत मुखरता से रखती आई हूँ।
इसके साथ ही एक पिछड़ा वर्ग कल्याण अलग मंत्रालय बने, इसकी बात भी मैंने कई मौक़ों पर उठाई है। क्योंकि जैसे हमने ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग से बनाई या हमने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय अलग से बनाया, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि इन वर्गों से जुड़े हुए जो मसले थे उनको सरकार का एक पर्याप्त अटेंशन मिला और अलग से बजट मिला, स्कीम्स मिले। उसी प्रकार से अगर हम एक सेपरेट ओबीसी मिनिस्ट्री कार्व आउट करते हैं तो ये जो एक बड़ी आबादी है इसको भी सरकार का एक फोकस्ड अटेंशन मिलेगा। मोदी जी की सरकार में निश्चित रूप से मिल भी रहा है और भी ज़्यादा मिलेगा, और इनके जो मसले हैं उनके लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है, उनका और निपटारा करने के लिए जो बजट एलोकेशन करने की ज़रूरत है, वो सारा काम सहूलियत से होगा। तो ऐसे कुछ मसले मैं उठाती आई हूँ। ये हुई भारतीय संसद की बात, लेकिन अगर मैं आपकी कंस्टिट्यूएंसी की बात करूं तो इन सालों में आपने एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल क्या बड़े कदम उठाए हैं, कौन सी बड़ी योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी में शुरू हुए? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तो मैं फ़िलहाल बात करूंगी क्योंकि मैं कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय देख रही हूं। तो अभी मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हमने 31 मार्च को अभी अपनी नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की, और उसमें उत्तर प्रदेश के 4 ज़िलों को हमने टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस घोषित किया, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मिर्ज़ापुर भी है। इसके अलावा देश का जो आम किसान है वो जो तमाम उत्पाद पैदा करता है, अनाज है, फल फूल सब्जियां हैं, या जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, जो कुछ भी ऐसा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, लोकली प्रोड्यूस कुछ भी है, उसका एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए मिर्ज़ापुर में, चुनार में हमने एक निर्यात सुविधा केंद्र उसका भी शिलान्यास किया है। इस प्रोजेक्ट को भी लेकर आए हैं। फिर ये उसकी सीमा क्षेत्र से बाहर कैसे जाए ये एक्सपोर्ट का सामान, उसके लिए कॉनकॉर के माध्यम से एक लॉजिस्टिक पार्क का भी हमने चुनार में शिलान्यास किया है। तो ये कुछ कदम तो इस मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रेलवे मंत्रालय की एक बेहतरीन स्कीम आई है, अमृत भारत स्टेशन योजना। उसके तहत हमारे जनपद के मिर्ज़ापुर, विंध्याचल और चुनार, ये 3 स्टेशंस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिसमें तमाम किस्म की सुविधाओं का यहाँ पर उच्चीकरण किया जाएगा, अपग्रेडेशन करके इन स्टेशंस को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही तो मैंने पहल की और मेरे मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। आज वहाँ 3रा बैच पढ़ के निकल रहा है, मुझे बहुत खुशी है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई, पासपोर्ट सेवा केंद्र हमने स्थापित किया, 50 बेड का आयुष अस्पताल भी बन रहा है, और बहुत सारे जो हमारे ट्रेनों के स्टॉपेजेस, उसके साथ साथ हाईवे की 4 लेनिंग, ऐसे कई विकास की परियोजनाएं मेरे क्षेत्र में पहुंची हैं। एज पार्लियामेंटेरियन आपने मैम अपने अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर किए। जैसा कि आपने बताया कि आप हेल्थ मिनिस्ट्री में रही, अभी कॉमर्स इंडस्ट्री। एज अ यूनियन मिनिस्टर बीइंग इन द काउंसिल, ऐसे कौन से बड़े इनिशिएटिव्स हैं जिसमें आपकी भागीदारी रही? देखिए, जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी उस वक्त मुझे याद है कि एक बहुत ऐतिहासिक काम हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक्सेसिबल हेल्थ केयर एक आम गरीब व्यक्ति तक पहुँचे। उसके लिए आयुष्मान भारत योजना का एक परिकल्पना उन्होंने देश के सामने रख दी, और 2017 में वो योजना लॉन्च हुई, आगे बढ़ी। आज देश के 50 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार यूनियन मिनिस्ट्री की जहाँ तक बात है, आज हमारी ये कोशिश है कि हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का जो एक बहुत बड़ा योगदान है कि देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हमें अपने एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। तो हम उसे रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो इस वर्ष, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष जब कोरोना का इम्पैक्ट था तब हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो $676 बिलियन पहुँचे थे, मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज। इस वर्ष की जो हमारी प्रगति है वो $760 बिलियन को क्रॉस कर गया है। तो निरंतर हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो एक प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अगले 25 वर्षों में हमें एक डेवलप्ड इंडिया बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो उसमें एक्सपोर्ट्स की एक प्राइमरी भूमिका होनी चाहिए। तो उसमें अपने सीनियर मिनिस्टर के साथ मिलके एक राज्य मंत्री के तौर पे
निरंतर इसको आगे बढ़ाने में मेरा योगदान है। कहते हैं कि वुमेन आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग, लेकिन ऐसा मल्टीटास्किंग जहाँ पर आपकी राजनीतिक पार्टी है, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आप मंत्री हैं, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स यू आर मैरिड, आपकी फैमिली है, किस तरह से एक बैलेंसिंग एक्ट होती है? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है कि हम हर डायरेक्शन में पुल हो रहे हैं जी। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, मंत्रालय की अपने दायित्व हैं, इसके साथ साथ पार्टी की अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसके बीच में फिर हमको अपने फैमिली टाइम को भी देखना है। तो मुझे लगता है कि जो रोज़मर्रा का जीवन है वो कार्यक्रमों की प्लानिंग में अपने आप अब हम उस एक पैटर्न में आ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी भी जाना है, बीच में मंत्रालय को भी फिक्स करना है, पार्टी के प्रोग्राम भी लाने हैं, घर भी देखना है। तो मुझे लगता है कि अब 14 साल मुझे होने जा रहे हैं, तो इन 14 सालों में करते 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 वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, तो अब वो वाली बात हो गई है कि अब उस पैटर्न में उसमें हम ढल चुके हैं। लेकिन एक अगर आप मंत्रा शेयर करना चाहेंगी जो बाकी एस्पायरिंग वुमेन पॉलिटिशियंस हैं, उनको क्या बताना चाहेंगी कि कैसे मैनेज करें पार्टी भी, घर भी, पॉलिटिकल करियर भी, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी भी? मैं उनको ये कहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे पिलर्स को आपकी अटेंशन चाहिए। अगर अपने काम को आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेस में चले जाएंगे और आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना है कि अपने टाइम को आप कैसे डिवाइड करें प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, क्योंकि अगर आप एक सांसद हैं तो आपकी अलग किस्म की चुनौतियां हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की एस्पिरेशंस और रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं, किस समय पे किस कार्यक्रम के लिए कितने समय की रिक्वायरमेंट है, या अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हैं तो आपकी एक अलग ऑफिस की टाइमिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, या जो आपको मंत्रालय के कारण अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करना होता है उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। और इसी प्रकार से पार्टी है तो सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, पार्टी के प्रति भी आपके दायित्व होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ड्यूटीज़ होती हैं। तो ये सबके बीच में प्रायोरिटाइज करके टाइम मैनेजमेंट करना ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। चलिए, इस इम्पोर्टेंट मंत्रा से मैं आपको वापस आपकी कंस्टिट्यूएंसी ले चलती हूँ। मैम, अब तकरीबन 1 साल बाकी है लोकसभा चुनाव के लिए। एज मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम मिर्ज़ापुर, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो बहुत फेमस है, चाहे वो कारपेट हो, चाहे फिर और इंडस्ट्रीज़ की बात करें, आगे आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बात की मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसमें ट्रेडिशनली मिर्ज़ापुर और भदोही ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कारपेट बनते आ रहे हैं, और ये हैंडमेड कारपेट्स जो हैं ये हम पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो अभी जो मैंने आपको इनिशिएटिव बताया टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनने से इसको निश्चित रूप से एक गति मिलेगी। इसके अलावा जो पारंपरिक वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है, या जो हमारे पारंपरिक रूप से काम लोग करते आ रहे हैं, जैसे पीतल के बर्तनों का लोग वहाँ पर व्यापार करते हैं, इसके साथ साथ लकड़ी के खिलौने बनाते हैं, इसके अलावा रेड क्ले पॉटरी, मिट्टी के बर्तन भी लोग बनाते आए हैं। तो इसको भी सरकार की, भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, ODOP की योजना चल रही है, या मेरे मंत्रालय से डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब का इनिशिएटिव चल रहा है, या हमारे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से एक इनिशिएटिव है फॉर एग्जांपल जिसमें हम पॉटर्स को इलेक्ट्रिक चाक वगैरह देते हैं। तो ऐसे तमाम किस्म के इनिशिएटिव्स हैं। इसी तरीके से हमारे जो लकड़ी के खिलौने हैं जो वाराणसी में भी बनते हैं, मिर्ज़ापुर में अगर आप जाइए तो अहरौरा क्षेत्र में भी बनते हैं, तो उसकी GI टैगिंग कराना, तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये पैरेलल चल रहे हैं ताकि लोगों को हमारे जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता रहे। और नई नई योजनाएं, क्योंकि आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ना कुछ नया देते रहते हैं, तो जो नई योजनाएं आती हैं उस पर हमेशा मेरी नज़र रहती है कि इसको कैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी तक पहुंचाना है। सरकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचा सकें। सो फ्रॉम रीजनल एस्पिरेशंस टू ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, आपने कई बार भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है।
क्या बड़ी बातें रही, क्या बड़े एक्सपीरियंसेस रहे? देखिए, मैं पिछले साल 3 दौरे मेरे ज़रूर हुए। मैं इसी वक्त पिछले साल ग्रीस गई थी, हमारे इंडिया ग्रीस जॉइंट इकोनॉमिक कमेटी के 8वें सेशन के लिए। उसको मैंने को-चेयर किया था ग्रीस के इकोनॉमिक और फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो उसमें कैसे हमारा जो इंडिया और ग्रीस के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो आगे बढ़े और उसका साइज़, उसका मैग्नीट्यूड, इसको हम और बड़ा कर सकें, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई और उसके बाद उसे गति भी मिली। इसी प्रकार मैं गई थी, यूनेस्कैप की मेंबरशिप है भारत के पास, वहाँ पर भी मैंने डेलीगेशन को लीड किया जब यूनेस्कैप की हमारी 75वीं वर्षगांठ थी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर भारत का क्या नज़रिया है, उस चर्चा को मैंने वहाँ पर रखा, भारत के नज़रिए को, दृष्टिकोण को। इसी प्रकार एक डेलीगेशन को लीड किया था, हमारे कंबोडिया में ईस्ट एशिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स समिट हुआ था। इसके अलावा इंडिया आसियान इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीट हुआ था, तो उसको भी वहाँ के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलके मैंने को-चेयर किया था। तो ये कई डेलीगेशंस हैं पिछले 1 वर्ष में जिनको मैंने लीड किया और कोशिश रही, क्योंकि हमारे मंत्रालय का पूरा जो फोकस है वो इसी बात पर है कि दुनिया के तमाम देशों के साथ जो भारत का बायलैटरल ट्रेड है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। और इस दिशा में मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण काम मंत्रालय कर रहा है और मैं भी अपना योगदान दे रही हूँ। बिल्कुल योगदान है देश की प्रगति के लिए। लेकिन चलते चलते मैं जानना चाहूँगी, हमने बात की आपकी पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल लाइफ के लिए, खाली समय शायद ना मिलता हो, पता नहीं, लेकिन अगर आपकी दी अदर साइड ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन में जानना चाहूँ तो क्या अनसुनी बातें हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? देखिए, खाली समय कभी मिलता नहीं है, बिल्कुल खाली समय निकाला जाता है। वंस अगेन आई ब्रिंग यू बैक टू द इशू ऑफ प्रायोरिटी। जी, हमारे जीवन में प्राथमिकताएं क्या हैं? जी, तो मुझे लगता है मी टाइम, मेरा खुद का समय, ये हर व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए मी टाइम, खुद के लिए, खुद के साथ समय व्यतीत करना बहुत ज़रूरी होता है और मैं निकाल लेती हूँ। मुझे आराम से, आज हम इस लॉन में घूम रहे हैं, यहाँ पे जितने पक्षी हैं उनको थोड़ा खाली समय में फीड करना, पानी पिलाना, अकेले में बैठ के कुछ पुराने गाने सुनना, ये सब मुझे अच्छा लगता है, तो मैं करती हूँ। वॉक करना, और इसके लिए थोड़ा बहुत समय निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, बैलेंसिंग एक्ट और प्रायोरिटी लाइफ में डिसाइड करना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनुप्रिया जी, आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, चाहे वो पार्लियामेंट्री, पॉलिटिकल, एज अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो आपने कुछ एस्पेक्ट्स हमारे साथ शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।